नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। यूके प्राइम में आपको दिखाएंगे उत्तराखंड की तमाम अहम और बड़ी खबरें। देश में लॉकडाउन की स्थिति है और आपको बता दें कि पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो लोगों से लॉकडाउन का पालन कैसे कराए। ऐसे में स्पेशल पुलिस ऑफिसर ने आपको बता दें कि नियुक्त स्पेशल ऑफिसर के रूप में जो नियुक्त किए गए हैं वो लोग भी पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। स्पेशल पुलिस ऑफिसर को पुलिस द्वारा ही नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि इनके पास भी वही अधिकार हैं जो पुलिस कर्मियों के पास होते हैं, यानी अगर कहीं भी लॉकडाउन का उल्लंघन किया जा रहा है तो ये वहीं जा सकते हैं और वैसे ही कार्रवाई कर सकते हैं। कोविड-19 के दृष्टिगत पुलिस एक्ट के प्रावधान के अनुसार एसपीओस को नियुक्त किया गया। इन सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग में और अपने जो शहर से जुड़े मामले हैं उनके निस्तारण में इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। सर कितने घंटे ड्यूटी दे रहे हैं? नहीं, वैसे कोई टाइमिंग फिक्स नहीं करी है, लेकिन हम लोग इसे 4 से 6 घंटे तक की ड्यूटी ले रहे हैं। तो वहीं जसपुर में बिना परमिशन के शादी करना एक दूल्हे और दुल्हन को भारी पड़ गया। यूपी के बिजनौर से बारात उत्तराखंड के आपको बता दें कि अंगदपुर में आई थी और बारात में किसी ने मास्क नहीं पहना था और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था, जिसको लेकर पुलिस ने दूल्हे सहित 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। जसपुर के धर्मपुर बॉर्डर पे सूचना मिली थी कि पास के गांव अंगदपुर में एक शादी हो रही है, जिसमें कि जो दूल्हा पक्ष के जो लोग हैं वो आनंदपुर गांव जो कि जिला बिजनौर से हैं चोरी छिपे आए हैं और बिना परमिशन क्या रखे। तो मौके पे टीम गई पुलिस की और उन्होंने दोनों वर और वधू से जो है परमिशन मांगी, लेकिन किसी की परमिशन नहीं थी। वो चोरी छिपे वहाँ पे शादी कर रहे थे। तो इस पर जो है पुलिस टीम द्वारा जो है मौके पर उनके ऊपर महामारी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि मसूरी के विधायक गणेश जोशी आम जनता के साथ साथ एयरपोर्ट पर तैनात आईएसएफ के जवानों की भी मदद कर रहे हैं। आज विधायक गणेश जोशी ने आपको बता दें कि जॉली ग्रांट वो पहुंचे। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचकर जहां उन्होंने एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ जो जवान हैं वहां पर उनको किट दी और इसी के साथ साथ इस मौके पर विधायक गणेश जोशी ने जवानों का हालचाल भी जानने के बाद कोरोना वॉरियर्स की जो हौसला अफजाई है वो की, उनकी हिम्मत बढ़ाई। पूरा विश्व कोरोना से लड़ रहा है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर प्रत्येक देशवासी इस लड़ाई को लड़ रहा है और जो हमारे फ्रंट वॉरियर्स हैं, चाहे हमारे सीआईएसएफ के जवान हों, चाहे सीआरपीएफ के हों, चाहे बीएसएफ के हों, चाहे पुलिस के हों, चाहे हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, हमारे प्राण मित्र, हमारे सफाई कर्मचारी भाई हैं, ये हमारे फ्रंट वॉरियर्स हैं और इनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य, हमारी जिम्मेदारी है। कि जैसे एयरपोर्ट तो हमारा लॉकडाउन में पहले दिन से भी था, जब से खुला हुआ है। एक टाइम हमने इसका थोड़ा सा कम कर दिया था, 10:30 से 4 तक हमारा एयरपोर्ट खुला रहता है सारी सुविधाओं के साथ में। और जहाँ तक सवाल है कि जो भी हमारे यहाँ पे एयरपोर्ट स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे सीएसएफ है या हमारे बाकी जो कोरोना फ्रंट वॉरियर्स हैं, उन सब के लिए जो भारत सरकार की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से जो पीपीई किट हमें देनी होती है, जो आइटम देने होते हैं, वो हम निरंतर उपलब्ध करा रहे हैं। वहीं इसी के साथ आपको बता दें कि ऊधम सिंह नगर के पंतनगर सिडकुल स्थित मेसर्स परफेक्ट कंपनी को सैनिटाइज करने के बाद आज से आपको बता दें कि उत्पादन करने की अनुमति मिल गई है। दरअसल 1 मई को इस कंपनी में एक ट्रक चालक सामान लेकर महाराष्ट्र से आया था, तो आपको बता दें कि वो ड्राइवर जो है पॉजिटिव निकला था, कोरोना पॉजिटिव निकला था, जिसके बाद इस पूरी कंपनी को सैनिटाइज किया गया। वहीं हेमवती नंदन बहुगुड़ा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा 4 मई से 20 मई तक ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने के फैसले का विरोध कर रहे हैं। छात्रों की मांग है कि लॉकडाउन के
बाद ही विश्वविद्यालय प्रशासन परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू करे। मेरा नाम अनमोल भंडारी है और मैं आज छात्र संघ उपाध्यक्ष हूँ। अगर कुलपति महोदय से हम नहीं मिल पाते तो हम लगातार यहाँ धरने में बैठे रहेंगे। जिस तरह से कुलपति महोदय अपना रवैया हमें दिखा रही है, पिछली बार हम कुलपति महोदय से मिलने आए थे इसी मांग को लेकर। कुलपति महोदय ने बोला था मैं 1 बजे मिलूंगी, कुलपति महोदय सीधे घर जा चुकी थी। आज फिर हम कुलपति महोदय को मिलने आए, कुलपति महोदय ने फिर एक बहाना बनाया कि मैं 2 दिन बाद आपको मिलूंगी। तरह तरह की ये बहाने कुलपति महोदय दिखा रही है। तो अगर कुलपति महोदय हमसे नहीं मिलती है तो हम लगातार धरने में बैठे रहेंगे। तो वहीं काफी लंबे इंतजार के बाद हरिद्वार जिले में भी शराब की दुकानें खोल दी गईं। वहीं आपको बता दें कि मंगलौर में जब अंग्रेजी शराब की दुकान आज खोली गई तो दुकान खुलने से पहले ही लोग लंबी कतारों में नजर आए और लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, इसके लिए शराब की दुकानों के बाहर पुलिस बल भी तैनात किया गया था। इंतजार के बाद हरिद्वार जनपद में भी शराब की दुकानें आज से खोल दी गई हैं। आपको मैं दिखा दूं कि किस तरह से यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए लोगों की लाइन लगी है और यहाँ पर शराब की बिक्री पूर्ण रूप से शुरू कर दी गई है। हालांकि लोगों में इतनी उत्साह है या कहीं ना कहीं अपना स्टॉक पूरा करना चाहते हैं जो कई बोतलें भी यहाँ से खरीद कर लेकर जा रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस जिस तरह से दिल्ली और देहरादून में लंबी कतारें थी जहां पर बिल्कुल भी लोगों पर लगाम नहीं था, हरिद्वार जनपद की जनता पर प्रशासन किस तरह से लगाम कसता है। मैं अरशद हुसैन, प्राइम न्यूज़, रुड़की। तो वहीं देहरादून में लॉकडाउन के तीसरे चरण में आपको बता दें कि दूसरे दिन भी शराब की दुकानों पर भारी भरकम भीड़ देखने को मिली। शराब खरीदने वालों की संख्या पहले दिन इतनी थी कि पुलिस को भी यहां पर पसीने बहाने पड़े। हालांकि दूसरे दिन पुलिस मुस्तैद नजर आई। लॉकडाउन 3 का आज दूसरा दिन है और इस दूसरे दिन में आज भी शराब की दुकानें खुली हैं। आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि जिस तरह कल भीड़ दिख रही थी शराब की दुकानों में, उस तरह की भीड़ कहीं दिख नहीं रही है। आप इन विजुअल्स के माध्यम से साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि मुश्किल से बमुश्किल 10-15 लोग ही शराब की दुकानों में ग्राहक दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं इस भीड़, ये जो कल की भीड़ थी, जो कल भीड़ दिख रही थी, उससे कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को भी काफी दिक्कतें आ रही थी और सरकार के ऊपर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे थे। हम बात करेंगे यहाँ पर पुलिस कर्मचारी ड्यूटी पे हैं, वो उन्होंने किस तरह की भीड़ कल देखी और आज किस रूप में वो भीड़ देखने को मिल रही है। सर, जिस तरह से कल भीड़ दिख रही थी, क्या आज उस तरह की भीड़ है? सर, कल तो इतनी ज्यादा भीड़ थी और मुझे तो लगा कि जैसे लोग बाग सोशल डिस्टेंस और ये बीमारी को बिल्कुल ही भूल गए हैं। ऐसा नहीं लग रहा था कि यहाँ पे कोरोना नाम की कोई बीमारी भी आई थी। लोग बाग ऐसे टूट रहे कि शराब जैसे इन्होंने कभी मिली नहीं हो या फिर ये कभी मिलेगी ही नहीं, बिल्कुल ऐसे चिपक के खड़े हुए थे और इतनी ज्यादा भीड़ थी। आज तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कल तो इतनी भीड़ थी यहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं थी। हमने पता नहीं किस तरीके से लोगों बागों को समझा के, कुछ तो ऐसे थे जो मास्क भी पहन के नहीं आ रहे थे। हमें इतना बुरा लगा कि बताओ, हमने इतनी मेहनत करी, पुलिस प्रशासन ने इतनी मेहनत करी, डॉक्टरों ने इतनी मेहनत करी, सफाई कर्मचारियों ने इतनी मेहनत करी, लेकिन इन्होंने शराब लेने की उसमें सारे किराए किराए पे पानी फेर दिया। सब के सब ऐसे एक दूसरे से सट के खड़े हुए, एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख रहे थे कि जैसे कि यहाँ कोई बीमारी आई नहीं है और ना ही उन्हें किसी भी आपको भी खांसी डर लग रहा है। आपको भी खासी परेशानी हुई होगी लोगों को अलग अलग करने में? बिल्कुल सर, हमारे यहाँ पे काफी कल बहुत ज्यादा फोर्स लगा हुआ था, जिससे कि हमें लाइनों बड़ी दिक्कत आई थी, क्योंकि इतनी अधिक संख्या में लोग बाग यहाँ पे आ रखे थे कि उनको टैकल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो पा रहा था। लेकिन फिर भी हमने बहुत ज्यादा उन्हें थोड़ी सी हमें सख्ताई भी करनी पड़ी, थोड़ा डराना पड़ा, तब जाके पब्लिक हमारे उसमें आई थी, काबू में आई। आज किस रूप में देख रहे हैं कल के मुकाबले भीड़? आज कितने फीसद होगी उससे? आज तो खैर उससे बहुत कम भीड़ है, बहुत कम भीड़ भी है। और कुछ क्योंकि आज हमने भी यहाँ पे देखा था तो ठेके पे पर्याप्त मात्रा में भी सामान यानी कि वाइन नहीं है, जिस कारण लोग बाग की यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नगर में बहुत कम भीड़ आज देखने को मिली है। बाकी सुबह तो बहुत ज्यादा भीड़ थी। लेकिन मुझे ये समझा पाएंगे कि इन 40 दिनों से पहले
जिस तरह की, क्या सुबह के टाइम पे भी ऐसी भीड़ दिखती थी ठेकों पे? नहीं, ऐसा नहीं था। पहले जब हमारे यहाँ ये कोरोना नाम की बीमारी नहीं आई थी और उससे पहले नॉर्मल जब वाइन शॉप खुलती थी तब इतनी भीड़ नहीं रहती थी। जैसे कि छुट्टी पड़ जाती थी तो अगले दिन थोड़ी बहुत भीड़ मिलती थी, जैसे ड्राई डे हो गया उसके अगले दिन भीड़ रहती थी या उससे पहले दिन भीड़ रहती थी। लेकिन जैसी कल भीड़ आई है ऐसी मैंने कभी भी भीड़ नहीं देखी। खासकर शराब के ठेके पे तो मैंने आज तक कभी देखी ही नहीं। इतनी भीड़ तो राशन की दुकान पे भी नहीं रहती है जितनी की ठेकों पे कल भीड़ थी। तो कहा जा सकता है, जिस तरह से पुलिस के एएसआई हमें बता रहे थे कि जिस तरह से कल भीड़ थी वो भीड़ आज देखने को नहीं मिल रही। हालांकि आज सोशल डिस्टेंस का भी पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अलग अलग जगह से वो शराब ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखना दिलचस्प ये होगा कि आने वाले दिनों में किस तरह का रुझान यहाँ पर दिखता है। देहरादून से अपने सहयोगी राजन बडोला के साथ मैं सुनील राज, प्राइम न्यूज। तो वहीं आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण के चलते देश भर में लॉकडाउन का तीसरा चरण चल रहा है। तीसरे चरण में पहुंचने के बाद आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा कई जो दिशा निर्देश हैं वो जारी किए गए और कई सामान की दुकानों को खोलने की छूट भी दी गई है। आपको बता दें कि इनमें से ही एक है शराब की दुकानें, और जैसे ही शराब की दुकानें खुली लोगों की भीड़ नजर आई। आज सुबह हरिद्वार में शराब की दुकानें जैसे ही खुली, स्थानीय लोग सुबह 6 बजे से ही शराब की दुकानों पर लाइन लगाते हुए नजर आए। लागू की गई थी तो उसमें कुछ इसेंशियल सर्विसेज की जो दुकानें थी वही खुलती थी। कल जिलाधिकारी महोदय ने कुछ उसमें और ढील देते हुए कुछ दुकानों को और अनुमति दी है। उसमें आबकारी की दुकान है, क्योंकि बहुत दिनों से जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तभी से ये दुकानें बंद थी, इसलिए थोड़ी संख्या यहाँ पे दिख रही है। लेकिन फिर भी हमने जो ठेके हैं हमारे वहाँ हरिद्वार में, उन सभी ठेकों के बाहर ड्यूटियाँ लगाई हैं। प्रॉपर तरीके से लोगों को मोटिवेट भी किया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, तो हमारे वहाँ ठीक चल रहा है। वहीं देहरादून प्रशासन हर रोज एक व्यक्ति का चेकअप कर चयन कर उसे कोरोना वॉरियर सम्मान से नवाजता है। आपको बता दें कि जिला अधिकारी ने कोरोना वॉरियर्स ऑफ द डे के रूप में यहाँ पर एएसआई को चयन किया और उनका चयन करने के बाद डालेंद्र चौधरी का चयन किया और उसके बाद उनको सम्मानित भी किया गया। कोरोना वायरस के इस आपदा काल में संपूर्ण देश लॉकडाउन में है और ऐसे में कई लोग हैं जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। ऐसे में उत्तराखंड राज्य के 3062 लोग, आपको बता दें कि 3082 लोग चंडीगढ़ में फंसे हुए थे, जिन्हें सरकार के आदेशों के बाद अब 113 बसों के जरिए उत्तराखंड वापस लाया गया है। इनमें से 27 बसों में 458 लोग हरिद्वार पहुंचे हैं। और इनको लगभग 27 बसों से यहाँ इनको ब्लॉक और तहसील वाइज क्लासीफाई करके अलग अलग, और इनको इनकी स्क्रीनिंग करके पर्याप्त इनकी स्वास्थ्य की जांच करके डॉक्टरों ने, यहाँ के टीम ने, मेडिकल की टीम ने जांच किया और उन पर मुहर भी लगाया गया ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सबकी स्क्रीनिंग की गई है और उनको बसों के माध्यम से भेजा जा रहा है। किन किन जिलों में भेजा जा रहा है आज? इसमें पौड़ी के अधिकांश लोग पौड़ी के हैं, 1-2 लोग इसमें, 1 लोग अल्मोड़ा के हैं, बाकी कुछ 6 बसें वहाँ से राजस्थान से आई हैं, जिसमें उसमें भी 30 से 35 लोग पौड़ी के हैं और कुमाऊं के अन्य जिलों के हैं। तो वहीं उत्तराखंड सरकार में मंत्री रेखा आर्य ने पशु कल्याण बोर्ड की समीक्षा बैठक की। राजकीय अनुदान चयन समिति की बैठक में राज्य मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि कोविड-19 लॉकडाउन अवधि में पशुओं के कल्याण के प्रति सजग रहें और इस प्रकार का प्रयास किया जाए जिससे कि कोई पशु भूखा न रहे, जिसके माध्यम से आज जो निराश्रित गौवंश है उनका भरण पोषण का काम जो हमारे गौसदन के हमारे लोग करते हैं, उनको किस तरीके से हम लोग आर्थिक रूप से मदद कर सके,
उसी दिशा में आज कमेटी बैठी थी और वर्ष 2020-21 का 2.5 करोड़ का बजट जो है इन संस्थाओं को दिया जाना था। तो आज कमेटी के माध्यम से लगभग 30 संस्थाएं जो कि हमारे यहाँ पंजीकृत हो चुकी हैं। पहले 27 थी वर्ष 2019-20 में और अब 20-21 में जो है वो बढ़कर 30 की संख्या हो गई है। तो उन निराश्रित गौवंशों के लिए भरण पोषण में आज धनराशि आवंटित की गई है और एक संस्था को निर्माण मद में धनराशि आवंटित की गई है। आपकी बार ये धनराशि हमने बहुत जल्दी आवंटित करी क्योंकि लॉकडाउन का समय चल रहा था और हमारी संस्थाओं की ये मांग थी कि हमें जल्दी से जल्दी वर्ष 2020-21 की धनराशि हम मुक्त किया जाए। तो वहीं सामाजिक कार्यकर्ताओं और नगर पालिका की तरफ से आपको बता दें कि डोयावाला में आज से सामाजिक कार्यकर्ताओं और नगर पालिका की सभासद दीपिका नेगी द्वारा उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों पर जहां फूल बरसाए गए, उनका स्वागत किया गया। वहीं सभी बसों के ड्राइवर और कंडक्टरों पर भी लोगों ने फूल बरसाए और सभासद दीपिका नेगी और मनीष नेगी ने सभी को कोरोना वायरस से बचाने के लिए और उसके बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर, ग्लव्स देकर शुभकामनाएं देकर उन्हें रवाना किया। हम अपनी ओर से उनको यही दिशा निर्देश दे सकते हैं कि आप सोशल डिस्टेंस रखें बना करके, मास्क लगाएं। मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है और साथ में ऐसी अपने साथ में सुनिश्चित करें कि हम अपने घर में अकेले रह करके, क्योंकि हम बाहर से आ रहे हैं, अपने घर में अकेले रह करके और परिवार को इस कोरोना महामारी से बचाने का साथ दें इस कार्य के लिए, कि जिससे कि ऐसा ना हो कि हमारी वजह से हमारे परिवार को, अदर किसी भी व्यक्ति को ये बीमारी लगे। आज हम सभी उत्तराखंड वासियों के लिए बहुत खुशी का दिन है कि जो हमारे प्रवासी उत्तराखंडी बाहर फंसे हुए थे, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, उत्तराखंड सरकार का हार्दिक धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपने प्रदेश के जो लोग हमारे बाहर फंसे हुए थे उनको वापस लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मैं अपने समस्त पूरे वार्ड की तरफ से, पूरे नगर पालिका डोईवाला की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। तो वहीं सरकार द्वारा शराब की दुकानें खोलने के निर्णय का विपरीत असर भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि लोग नशे में इधर उधर घूम रहे हैं। मसूरी पुलिस ने भी यहां पर 6 युवकों को गिरफ्तार किया है। ये सभी देहरादून पुलिस का उनको चकमा देकर आपको बता दें कि किमाड़ी से होते हुए मसूरी पहुंचाए और पूछताछ में पता चला कि ये सभी शराब पीते पीते देहरादून से मसूरी आ गए। ठीक है, हम यहाँ वाहन चेकिंग कर रहे थे लाइब्रेरी चौक पे और ऐसे ही ये 2 स्कूटियाँ इन पे लड़के बैठे थे, 4 लड़के और 2 पैदल थे। तो जब इनसे वाहनों के कागज देखे गए तो ये दिखा नहीं पाए। दूसरा, इनके पास अभी लॉकडाउन है तो लॉकडाउन में घूमने का कोई पास भी नहीं था, तो ये उल्लंघन है लॉकडाउन का, इसलिए दोनों स्कूटियाँ सीज कर दी गई। और किस तरीके की कार्रवाई? आगे भी कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई जारी है। तो वहीं कोरोना महामारी से पूरा विश्व परेशान है और कोरोना को हराने के लिए डॉक्टर्स आपको बता दें कि आगे आ रहे हैं और सबसे पहले कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को इस वायरस से बचाया जा सके। वहीं आपको बता दें कि गदरपुर के गुरु नानक पर आपको बता दें कि यहाँ पर जो लोग हैं, वहाँ पर एक परिवार है जो कि यहाँ पर 4 डॉक्टर हैं और देश की सेवा कर रहे हैं। विदेश में इस परिवार से कुछ लोग हैं जो डॉक्टर के रूप में वहाँ के लोगों की सेवा कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस परिवार में 2 बहुएं हैं जो कि डॉक्टर के पद पे तैनात हैं और विदेशों में अपनी सेवा दे रही हैं। तो वहीं किच्छा में शांति परिक्षेत्र में ग्रामीणों ने क्षेत्र में कोरोना संक्रमण फैलने की संभावना को देखते हुए आपको बता दें कि सड़कों पर विरोध करना शुरू कर दिया। लोगों का कहना है कि यहाँ पर क्योंकि संक्रमण फैल रहा है, इसको देखते हुए वो विरोध कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है वो किसी प्रकार का कोई काम यहाँ पर नहीं होने देंगे और उनका कहना है कि हमारा विरोध यूं ही जारी रहेगा जब तक कोरोना वायरस जैसी बीमारी यहाँ से खत्म नहीं हो जाती, तब तक इस तरह का काम नहीं होगा।
वहीं लॉकडाउन के तीसरे चरण में प्रशासन सख्ती बरत रहा है। तीसरे चरण को देखते हुए दिनेशपुर में पुलिस प्रशासन और व्यापार मंडल की एक बैठक हुई और बैठक के बाद आपको बता दें कि दिनेश नगर क्षेत्र में यहां पर ध्वनि यंत्र के माध्यम से नगर क्षेत्र में सोशल डिस्टेंसिंग के और शासन प्रशासन के निर्देश का पालन करने के लिए यहां पर जो है कोशिशें की गई और रानी यूथ को नगर क्षेत्र में घुमाया गया, यानी और साथ साथ व्यापार मंडल के कार्यकर्ता पुलिस प्रशासन के द्वारा नगर क्षेत्र को के साथ नगर क्षेत्र में वो भी भ्रमण करते हुए नजर आए, निरीक्षण करते हुए नजर आए। आज देवभूमि व्यापार मंडल और पुलिस प्रशासन में जो वार्ता हुई उसमें निर्णय लिया गया कि आज जो मुख्य बिंदु बनाया गया है देशपुर थाने को बनाया गया। थाने से बाजार खोलने की शुरुआत की गई। थाने से जो राइट साइड की दुकानें वो आज खोली जा रही हैं और कल लेफ्ट साइड की दुकानें खोली जाएंगी। और कौन कौन सी दुकानें इसमें प्रतिबंधित जिन दुकानों पे प्रतिबंधित हैं वो सैलून है, रेस्टोरेंट है, फास्ट फूड की दुकानें हैं, इन दुकानों पर प्रतिबंध लगाया गया। तो वहीं देहरादून के कैंट क्षेत्र में वरिष्ठ बीजेपी नेता दिनेश रावत लॉकडाउन जब से देश पे लगा है तभी से लोगों की मदद कर रहे हैं। वो जरूरतमंदों को खाना बांट रहे हैं और किट बांट रहे हैं ताकि जो लोग हैं जिनको ज़रूरत है उन तक चीज़ें पहुंच पाए और कोई भी जो तमाम ज़रूरत की चीज़ें हैं उनके अभाव में ना जिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की घोषणा के तुरंत बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि प्रत्येक दिन 1 करोड़ लोगों को हम खाना खिलाएंगे। कुछ लोगों को खाना खिलाए मोदी किचन के माध्यम से, कुछ लोगों को राशन वितरण किया और इस देश में भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों लाखों कार्यकर्ता हैं। सब ने अपने स्तर से सेवाएं की है और सभी लोगों ने जिन लोगों ने सेवाएं की हैं ये गरीबों की ज़रूरतमंदों को जो राशन पहुंचाया और पका हुआ खाना पहुंचाया, मोदी किचन के माध्यम से खाना पहुंचाया, प्रत्येक लोगों ने, प्रत्येक कार्यकर्ताओं ने, प्रत्येक सामाजिक संस्थाओं ने जिन लोगों ने ये कार्य किया उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्तर से जो आह्वान हुआ है उस आह्वान को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने उससे पूरा किया और आज भी हम जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और मैं स्वयं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर हम बूथ घर जाकर जरूरतमंद लोगों को चिन्हित करके उनको राशन देने का काम करेंगे। तो वहीं दूसरे प्रदेशों में उत्तराखंड के फंसे लोगों की वापसी आज से उत्तराखंड के बॉर्डर नारसन में शुरू हो चुकी है। आज राजस्थान से 219 लोगों को उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों से वापस लाया गया और उनका मेडिकल चेकअप करने के बाद उन्हें उनके घरों के लिए रवाना किया गया। आज उत्तराखंड में आने वाले यात्रियों में गढ़वाल के 138 और कुमाऊं के 81 लोगों को उनके शहरों की तरफ रवाना किया गया। कि आखिरकार इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो गई और आज हम खड़े हैं नारसन बॉर्डर पर जहां पर राजस्थान से 6 बस आई हैं और 219 लोगों को उत्तराखंड के जो वहां पर फंसे हुए थे उनको लाया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं एसपी देहात सब किशोर जी। आइए जानते हैं उनसे क्या क्या प्रक्रिया इन लोगों के साथ की जा रही है। सर, कितने यात्री कहाँ से बुलाए गए और इनके साथ किस तरह का जो है इनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है? उत्तराखंड सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई गई 6 बसों में कुल 219 यात्री राजस्थान से आज यहाँ मंगलौर पहुँचे हैं, जिन्हें यहाँ से स्क्रीनिंग के उपरांत अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना किया जाएगा। इसमें से 81 यात्री कुमाऊं रीजन के हैं और 138 यात्री गढ़वाल रीजन के हैं। सभी की स्क्रीनिंग हो चुकी है। अब इन्हें इनके निर्धारित वाहन से उनके गंतव्य के लिए रवाना किया जाएगा। सर, क्या अभी ये प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी? ये निश्चित रूप से ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है और एक बेहद ही कंट्रोल्ड, रेगुलेटेड और मैनेज्ड वे में, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को भी पूरा किया जा सके, साथ ही संक्रमण से दूसरों को बचाया जा सके। इसलिए ये पूरी प्रक्रिया प्रॉपरली रेगुलेटेड और कंट्रोल्ड वे में संपादित की जा रही है। सर, क्या भोजन की व्यवस्था भी इन लोगों के लिए की गई है? निश्चित रूप से यहाँ सभी के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई है। पर्याप्त मात्रा में पेय जल भी उपलब्ध कराया गया है। किसी को कोई असुविधा न हो इसके पूरे इंतजाम किए गए हैं। फिर भी यदि किसी को कोई विशेष आवश्यकता हो तो वो प्रशासन को अवगत करा सकता है और अपने लिए
उस सुविधा की मांग कर सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर एक तरह से माना जाए तो प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और प्रशासन का भी यही वादा है कि जो भी लोग यहाँ पर आएंगे, जो फंसे हुए हैं, उनको उनके घर तक ज़रूर पहुँचाया जाएगा। इसमें थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, हालांकि आज 219 लोगों को उनके घर तक पहुँचाया जा रहा है। मैं अरशद हुसैन, प्राइम न्यूज़, रुड़की। चलिए रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।